फिर तो वो जो जी कांस्टेंट है उसका वैल्यू दिया रहेगा या फिर हम लोग को लेना है कुछ से वो 10 या 9.8 जो हम लेते थे? नो नो, एक्चुअली जब या इट विल बी गिवन, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो इसका जो जी का जो वैल्यू होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सी, इट्स नेम इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एट एवरी प्लेस जहां पर भी जाओगे तो द वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज द सेम। तो जी का जो वैल्यू था इट वाज नॉट गिवन बाय न्यूटन। ये न्यूटन के बारे में, न्यूटन इसका जो वैल्यू है उन्होंने नहीं बताया था। इट वाज फर्दर कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, तो इसका जो वैल्यू है वो फर्दर एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा हेनरी कैवेंडिश के बारे में। आई थिंक उन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया था और हाइड्रोजन। एनीवन ऑफ यू रिमेम्बर हेनरी कैवेंडिश के बारे में? ओके, तो अगर किसी को yeah, so this G was further calculated by Henry Cavendish, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया। सो यहाँ तक आप सब को क्लियर है? एनीवन एल्स कोई डाउट है? ओके, so this law was given by Albert Einstein, not Albert Einstein, Isaac Newton. So we had the law uh, G m1 m2 upon r square. Okay. Now, so there was a scientist Henry Cavendish. तो इन्होंने क्या किया, इस जी का वैल्यू को कैलकुलेट किया। हाउ, कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया? इन्होंने देयर वाज एन apparatus, he created an apparatus like this। एक कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सर ग्रेविटेशन को किसने दिया था? ग्रेविटेशनल आइजैक न्यूटन। ओके, द वैल्यू ऑफ जी, वी आर, अब हम लोग ना उस जी का वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो एफ जी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So you can measure this F1, you can measure, it will be given, F2 will be given, R will be given. But to calculate the actual force, actual magnitude of this force, हमको G का वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट? तो G का वैल्यू को निकालने के लिए हेनरी कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। This experiment was something like this. See, this is a thread, or it was, I think it was a quartz thread। क्वार्ट्ज एक काइंड ऑफ मटेरियल होता है, उसका ये थ्रेड था। ओके, और उन्होंने इस पर दो बॉल इस तरह से प्लेस किए, और यहाँ पर एक बड़ा बॉल था, यहाँ पर एक, सो दिस हैड सम मास m, सपोज m, इसका मास है m और इसका स्मॉल m। ठीक है। सी, अब क्या होगा, इसके और इसके बीच में देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके और इसके बीच में देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? ये दोनों बहुत पास है और ये दोनों भी बहुत पास है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को अपने तरफ खींचेगा। सी, इधर यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा और इधर इस साइड में एक फोर्स क्रिएट होगा, राइट? तो ये क्या करेगा, उस पर एक मोशन प्रोड्यूस करेगा, एक सर्कुलर काइंड ऑफ मोशन विल बी प्रोड्यूस्ड। ये उधर की तरफ जाएगा और ये बॉल इधर की तरफ आएगा, राइट? दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस बिगर बॉल एंड दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस बिगर बॉल, राइट? तो और फिर उस पर एंड कि इसको फिर टर्न कराने के लिए, इस क्वार्ट्ज के थ्रेड को टर्न कराने के लिए व्हाट इज द टॉर्क नीडेड?
हाँ, और इस इन सारे कैलकुलेशन से कि इसको इसको टर्न कराने में कितना फोर्स चाहिए, और और फिर उससे कैलकुलेट किया गया क्या इन दोनों के बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ होगा, और बहुत सारे कैलकुलेशंस के बाद हमें जी का जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 6.67 इंटू 10⁻11. दिस कम्स आउट टू बी न्यूटन meter square upon kg square. Okay. This is the value of this universal gravitational constant. So here we have तो यहाँ पर हमें ये see this is how small this value is 6.67 into 10 to the power minus 11. So इसको ना सबसे कमजोर फोर्स भी कहा जाता है because electromagnetic force is so weak, so strong. I think it is 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, इट इज दिस मच टाइम्स, इतना इतना गुना ज्यादा बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के. विच इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज आप यू हैव टू चार्ज बॉडीज, लाइक यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, उन इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ मास होता है. तो वो ना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट इट हैज सम मास ऑल्सो. तो मास की वजह से क्या होगा, वो दोनों अट्रैक्ट भी करेंगे, बट दिस रिपल्सन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर देन द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स. इसीलिए जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स सामने आएंगे तो इट विल रिपेल ईच अदर, ऑल्दो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में, देयरफॉर इट रिपेल्स. ओके, एक दूसरे से दूर चले जाएगा. सो दिस इज दिस मच टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे. फिलहाल हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और हमारा जो जी का वैल्यू है वो इतना आया. यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट, राइट? सो फ्यूचर में अगर आप लोग भी इस तरह के लाइक किसी चीज का वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा, तो यू कैन डू सम सेटअप्स लाइक दिस एंड कैन कैलकुलेट द वैल्यू. सी हाउ कैसे स्मार्टली किया गया. देखो, इस पर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल टर्न दिस थ्रेड. हाँ, और मुझे पता है कि उस थ्रेड को टर्न करने में कितना फोर्स लगता है. फ्रॉम देयर वी कैलकुलेटेड कि जी का वैल्यू क्या क्या होगा, राइट? मीन्स जो हमारा इक्वेशन था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक m है और दूसरा स्मॉल m है, इन दोनों के बीच का फोर्स. तो व्हाट वी हमारे पास क्या था, ये मुझे पता था क्योंकि मुझे पता है कि इस थ्रेड को टर्न करने में कितना फोर्स लगता है. हाँ, और मुझे ये भी पता था, इसका मास भी पता था, और मुझे इसका भी मास पता था, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी पता था. देयरफॉर ये हमारा जो इक्वेशन है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, देयरफॉर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इस जी का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सी सर हाँ बोलो. सर अगर हर जगह मास और जो डिस्टेंस है वो तो चेंज रहेगा ना, तो जी का वैल्यू तो फिर अलग आ जाएगा. मीन्स हर जगह अलग रहेगा मतलब सर M1 एक तो बार जी का सर M1 M2 और R तो मेरा वेरिएबल टर्म है ना, तो सर जैसे जैसे ये वेरिएट होगा मेरा G का वैल्यू भी तो वेरिएट होगा ना. नहीं नहीं, यहाँ पर m तो आपका कांस्टेंट है, राइट? m का वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है. नहीं नहीं, ये एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए किया गया, ये एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए किया गया, और उससे जी का वैल्यू निकाला गया.
सर हर कंडीशन में वैल्यू नहीं निकल सकता है जी का? इट इज अवेलेबल, हर एक कंडीशन के लिए जी का वैल्यू सेम ही आएगा। देखो एम सब जगह अलग होगा, अलग अलग केसेस में अलग हो, अलग अलग सिचुएशंस में अलग होगा, बट यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर केस लिए और उसके बाद हम लोग उस केस के लिए जी का वैल्यू डिराइव किए। ये हर जगह सेम ही होगा, जी का जो वैल्यू है ये हर जगह सेम होगा। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, सपोज यहाँ पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है हमारा, और इस पर मैंने इस इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस लिया, एक एक्सपेरिमेंट इस पर बिल्ड किया, जहां पर मैंने m का वैल्यू फिक्स किया, इस m का वैल्यू फिक्स किया और इस r का वैल्यू फिक्स किया, और मुझे ये फोर्स पता था, तो वहां से मैंने g को कैलकुलेट किया। अब जो ये g आया है मेरे पास, इट विल बी वैलिड फॉर एवरी कंडीशन, हर एक कंडीशन के लिए ये g का वैल्यू अप्लाई होगा। इस वक्त जी मैं कहना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग अ परफेक्ट एग्जांपल कि जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। Like suppose there is an equation y is equal to kx। हाँ, सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है, ओके, और मुझे ना ये एक कांस्टेंट है, मुझे ना y का वैल्यू एक पर्टिकुलर केस में दिया गया है 4 और x का वैल्यू एक पर्टिकुलर केस में दिया गया है 2, तो यहां से मैं k का वैल्यू निकाल सकता हूं 2। ओके, अब since I have this equation y is equal to 2x, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अभी के लिए आप लोग ये समझिए कि ये जो g का वैल्यू है इट विल बी अ कांस्टेंट फॉर एवरी, हर एक जगह के लिए ये जो g का वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी सेम, दिस वन 6.67 into 10 to the power -11। कैन यू रिमेम्बर दिस? ये आपको याद रखना पड़ेगा। Any problem till here? नो सर। तो मैं आपको एक तो आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि सपोज आई हैव m1 of 1 kg and m2 of 2 kg and the distance between them is 1 meter. So what will be the gravitational force between them? Can you calculate it for me? कि दो ऑब्जेक्ट्स है जिसका जो मासेस है वो 1 kg है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। कैन यू कैलकुलेट विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल? सर R1 है। हाँ, R1। (1.334 into 10 to the power -10). सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज 1 kg, इसको 1 लेके चलो, तीनों 1 है, m1 भी 1 है, m2 भी 1 है और r भी 1 है। F is equal to Z, 6.67 into 10 to the power -11. 6.6। दैट्स राइट। और किसी का आया? यस सर। यस सर, 6.67 into 10 to the power -11। -10? -11. Yeah. And what is its unit?
kg meter per square. No. Sorry, Newton meter square per kg. Kg square. न्यूटन में Newton meter square per kg square. No. See, it is a force, right? तो इसका जो न्यूटन है। आंसर होगा न्यूटन होगा। देखो क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1 kg इंटू 1 kg अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, राइट। और इसका जो वैल्यू है दैट तो देखो इसका यूनिट क्या था, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, राइट। इसका जो यूनिट था, तो यहाँ से क्या होगा, अपॉन केजी स्क्वायर, और ये केजी इट विल कैंसल ईच अदर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा। ओके, सो इट विल कम आउट टू बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जनरली ये देखो ना कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, Newton. न्यूटन। सो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा दैट विल बी न्यूटन। सो कैन यू टेल मी कि ये कितना कम फोर्स है, इसको देख के 10⁻⁻11 इट इज, राइट। सो अगर मेरे पास दो मासेस हैं 1 kg के, उसके बीच में कितना कम फोर्स है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। No, this force is very less. Do you know what? कि अगर आपको एक ये चाहिए, फील चाहिए कि 1 न्यूटन कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो यू कैन सी दैट कि अगर मैं एक बॉल है जो कि 1 kg का है, उस पर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो दैट विल गिव दैट सी आई, अब मेरा जो वेट है आई एम सपोज 60 kgs। हाँ, मेरा सपोज 60 kg है, माय मास इज 60 kg। और तो अगर मैं इसको वेट में बदलूं, तो मीन्स व्हाट फोर्स आई एम एक्सर्टिंग ऑन द ग्राउंड, इट विल कम आउट टू बी 600 न्यूटन। 600 न्यूटन का मैं वेट एक्सर्ट कर रहा हूँ। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा मुझे लिफ्ट करता है, तो उसको ना 600 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, तो आप उससे 1 न्यूटन का आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 न्यूटन कितना ज्यादा फोर्स होता है, कितना। और उसमें भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ऑफ दैट फोर्स मीन्स कि उस फोर्स का 1 न्यूटन का 100 बिलियन, अगर हम लोग 1 न्यूटन को 100 अरब में डिवाइड करेंगे, दैट फोर्स कम्स आउट, वो जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kept at a distance of 1 meter. So this is a very small force, very weak force. Right? You got the feel कि बहुत कितना सब फोर्स है। एंड बट आप लोग देखिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, इट कंप्लीटली रूल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों बगल क्यों घूम रहा है, क्योंकि अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड है। तो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है कि इतना इतना वीक फोर्स हमारे यूनिवर्स को गवर्न करता है, बिकॉज मास, ह्यूज मासेस इसमें इन्वॉल्व है। अर्थ का जो मास है दैट टर्न्स आउट टू बी समथिंग ऑफ द पावर 10⁻24 kgs। 10⁻24 मीन्स 1 किलो, तो आप लोग फील कर सकते हैं कि 1 किलो कितना भार होता है 1 किलो का। सो इट इज 1 ट्रिलियन टाइम्स द 1 kg। अर्थ जो है वो 1 ट्रिलियन टाइम्स
ऑफ 1 kg है। मतलब कि 1 किलो का अगर आप लोग कोई सामान लाते हैं और उसको 1 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन टाइम्स उसको आप जमा कीजिएगा तो फिर एक कंप्लीट अर्थ का फॉर्मेशन होगा, राइट। और फिर सन का तो और भार है, आई थिंक अराउंड 3 मिलियन अर्थ, समथिंग समथिंग लाइक दैट। उतने ह्यूज ह्यूज मासेस है। तो जब हम लोग उतने ह्यूज मासेस के लिए कैलकुलेट करते हैं, सी, अगर आप लोग 10⁻24 kg को इससे गुना कीजिएगा, जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था 10⁻11। सो देखो यहाँ पर -11 है, यहाँ पर 24 है, तो इट विल कम आउट टू बी, जब 24 में 11 घटेगा तो इट विल कम आउट टू बी 10⁻13 न्यूटन। ओके, सो ह्यूज मासेस के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस में आता है, दिखने में आता है। बट बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इट इज अ लॉट मोर पावरफुल देन, ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए जो एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनका अ, उनका जो वेट होता है देखो बहुत ज्यादा कम होता है। उनका चार्जेस भी बहुत कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का बहुत कम चार्ज होता है। बट क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देयरफॉर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को बांध के रखते हैं, वो फोर्स वहां से आता है। ओके, क्लियर। तो अब मैं दो मासेस दूंगा, उसके बीच में डिस्टेंस दूंगा, तो क्या विल यू बी एबल टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन बोथ द मासेस? टेल मी। Yes, sir. सो सी, अब मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉट इन द सिलेबस, हमारे जो यूनिवर्स में फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली चार चार टाइप्स में, चार कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अनदर टाइप ऑफ फोर्स इज electromagnetic force, that is given by F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर मासेस मल्टीप्लाई होते हैं, वहां पर चार्जेस मल्टीप्लाई होते हैं। और जैसे यहाँ पर G का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते क्या है, दिया हुआ रहता है, याद करते हैं। वहां पर हम लोग K का वैल्यू याद करते हैं और उससे फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमारे पास आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये जो चारों फोर्सेस है, इट इज समहाउ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम फोर्स। मतलब सेम ही कोई फोर्स है। ये देखो स्कोप में नहीं है, बट एक फील के लिए आप लोग समझ लीजिए कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स की कोई ऐसा फोर्स है जिसके कारण ही, जिसके मैनिफेस्टेशन से ही अलग अलग रूप से ये चारों फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एग्जिस्टेंस में दिखते हैं हम लोगों को। ठीक है, मीन्स बेसिकली इट इज द सेम फोर्स, बट अलग अलग वे में दिखता है हम लोगों को, अलग अलग वे में हम लोग मेजर कर सकते हैं somehow। तो नाउ कि अब ना चार जो फोर्सेस है, जो हम लोग क्लासिकल फोर्सेस पढ़ते थे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर नाउ मर्ज्ड, नाउ दे आर द सेम फोर्स। हाँ, तो अब जो हम पढ़ते हैं सिर्फ तीन फोर्सेस के बारे में ही पढ़ते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक हो जाता है हमारा वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मर्ज हो गया है। ओके, सो इट मे हैपन कि फ्यूचर में ये चारों फोर्स मर्ज हो जाए एक ही फोर्स में, और उसी के हम लोग अलग अलग
कंडीशन से ये चारों फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ, अभी के लिए, सी इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स, लेकिन अभी के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अलग करते हैं, अलग पढ़ते हैं, मतलब इन सभी का बिहेवियर अलग है, इसीलिए हम लोग इन सभी को अलग अलग से पढ़ते हैं। बट मे बी इन फ्यूचर ये सब कोलैब हो जाए और हमारे पास वीक और स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक और स्ट्रॉन्ग तो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। सो नाउ सर या सर आप अभी यू वाला क्या होता है, एक बार वो रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा यू वन? सर सर जिसमें चार्ज से रिलेटेड था मे बी। यू वाला चार्ज। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स से पहले जो बताए थे। या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, 12th के सिलेबस में है ये कंप्लीट। ओके, सो दिस इज, इसी के बारे में कह रही हो? यस सर। या, सो दिस इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट, एक पार्टिकल पर चार्ज है, ये दूसरे पार्टिकल पर चार्ज है, और ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और ये लाइक सपोज तुम लाइक एक इलेक्ट्रॉन, सी सर हाउ, ये भी इसी में ये पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे 12th का सिलेबस का पार्ट है। बट देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर कितना सिमिलर है। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये हमारा जो एफ जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमें क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर चार्ज लेना पड़ता है, यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास लेना पड़ता है, यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट का चार्ज लेना पड़ता है, यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट का मास लेना पड़ता है। दोनों के जो डिस्टेंस का होता है स्क्वायर होता है। और ये देखो एफ, ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये भी हमेशा फिक्स होता है। सिर्फ कितने सिमिलैरिटीज है इन दोनों फोर्सेस के बीच में। ओके, तो उस चीज को हम लोग आगे और पढ़ेंगे अच्छे से, नॉट टू वरी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज जी वन इंटू। तो वही, अगर आप लोग ये देखिए कि हम लोगों के पास क्या आया था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन फॉर अ मास ऑफ 1 kg m1, m2 1 kg, जब दोनों मासेस 1 kg होंगे, और r जो है दोनों के बीच में 1 मीटर होगा। अब मैं इस r को ना, अगर मैं 2 कर देता हूँ, 2 मीटर्स कर देता हूँ, तो व्हाट विल बी द रिडक्शन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या होगा? अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, आर को मैंने 1 से 2 कर दिया, तो मेरा नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? ओके, आई विल गिव यू ऑप्शन ऑल्सो। 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, सेम रहेगा। दिस थ्री ऑप्शंस यू हैव। अगर मैं इस आर को डबल कर दूं, तो मेरा जो नया फोर्स है दैट विल बी हाउ मच ऑफ दिस फोर्स? दिस इज अ वेरी, बहुत हल्का क्वेश्चन है, प्लीज बताइए।
1/4 हो जाएगा सर। या 1/4। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को? 1/4। या तो सिंपली देखो, अगर मैं आर को डबल कर दूं तो देखो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। सो सिंपल। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और नंबर इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को उठाने हैं एग्जाम में, राइट। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो दिस इज अ वेरी सर सिंपल, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको सॉल्यूशन करके भी तो पूछ सकते हैं। क्या सॉल्यूशन करके? सर रिजल्ट भी तो पूछ सकता है कितना होगा। या रिजल्ट भी पूछ सकता है, no problem। तो आप लोग रिजल्ट भी बता सकते हैं, चलिए ये नहीं बता सकते। 1.6607 into 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है। नाउ एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि जो अ, ये देखो, ये हमारा ये एम जी, दिस इक्वेशन आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो कि एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, और यू कैन से एम ए। This is the Newton's second law of motion. This is Newton's second law of motion. F is equal to ma. यस सर। Yeah. तो अगर मैं इस चीज को इसके साथ इक्वेट करूं, F is equal to g m. This is the mass of the, suppose I am taking, suppose मैं ना किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ कंपैरिजन में फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। ओके, तो इन दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करके क्या आप लोग बता सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में लग रहे हैं। सर GME/R²। GME अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ on any object, the acceleration produced by earth on any object is this much. The acceleration produced by earth on any object is this much. और आप लोग ना ये कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पर g का वैल्यू रखिएगा, मास ऑफ अर्थ लीजिएगा, और r का वैल्यू इज द रेडियस ऑफ अर्थ लीजिएगा। ठीक है, और यू विल बी सरप्राइज्ड, आप लोग सरप्राइज हो जाइएगा जब इसका आंसर आप लोग देखिएगा, इट विल कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यू नो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, राइट। तो यहां से ही हमारा स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट होता है। इसको हम लोग ए और वी कैन टर्म इट एज, इसी को हम लोग जी भी बोलते हैं, विच इज ग्रेविट, क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समथिंग, स्मॉल जी। Acceleration due to gravity। या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जब भी हम लोग ना ग्रेविटेशन को अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। Whenever, और जब भी हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वी विल यूज द टर्म ग्रेविटेशन। आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ इज, हाँ सर यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मास ऑफ अर्थ क्या लेंगे? मास ऑफ द अर्थ आप लोग गूगल में टाइप कीजिएगा व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ,
आपको ओके सर। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर्स लीजिएगा, मास ऑफ अर्थ इन केजी लीजिएगा, और जी का वैल्यू आपको पता है, और उसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यू विल गेट द वैल्यू 9.8। ठीक, हमें यहाँ से फोर्स पता था और उस फोर्स को हम लोगों ने इसके इक्वेट कर दिया, बिकॉज एवरी फोर्स क्रिएट, यही जो फोर्स होता है वो हम लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है हमारे। So because g is a constant, mass is a constant, radius of earth is a constant, therefore this g value is constant. On the surface of earth g value constant होता है, but suppose but g का वैल्यू जो है वो मून पर डिफरेंट होता है। वाई डिफरेंट? क्योंकि मास ऑफ जब मून लेंगे हम लोग वहां पर, तो मास ऑफ द मून कम आ जाएगा और वहां पर जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो जी ऑफ मून, जी ऑफ अर्थ, जी ऑफ सन, ऑल आर डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द masses. Okay, so this was today's class. Agar anybody has any doubt, you can ask me. I'm here for 2-3 minutes. सर स्टार्टिंग में जो ये दिया गया इफ Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, सर ये भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया या फिर assumption से? I think initially ये assumption ही है कि F is directly proportional to mass. It is, I think ये assumption लेकर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिया गया होगा, और फिर जो इक्वेशन है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए वी से दैट कि ऐसा होता है। I think initially this was an assumption only. तो सपोज अगर कल के दिन आप लोग ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जहां पर दो मासेस हैं और उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इक्वेशन से नहीं आ पा रहा है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सपोज मैं एक दो बॉल लेता हूं और उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालता हूं, कैलकुलेट करता हूं, और दैट रिजल्ट जो कि मुझे एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू द थियोरेटिकल रिजल्ट। कि जिस रिजल्ट जो इक्वेशन मुझे आइजैक न्यूटन ने दिया है उससे मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये दोनों, मुझे जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया है और मुझे जो अपने इक्वेशन से रिजल्ट आया है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट मैचिंग। तो फ्यूचर में मैं ये कह सकता हूँ कि जो न्यूटन ने हम लोगों को इक्वेशन दिया है दैट इज रॉन्ग, बट अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं सारे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट किया गया है दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल लॉ, जो कि इस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग मानते हैं। बट अगर कल के दिन आप भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि ये बराबर नहीं होता है, तो आप न्यूटन को गलत साबित कर सकते हैं। तो आप लोग करके देखिएगा, इफ यू कैन। अगर आप लोग न्यूटन को गलत साबित कर सकते हैं, सो यू विल विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, crores of rupees. Okay. Any more questions? Okay, then I will set the questions regarding this. मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए एंड सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।